Hi everyone, good afternoon. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास 43 रहने वाली है इंडियन पॉलिटी की, उसमें हम एक नया और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो जो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ये आज से 5-6 क्लासेस लेगा पूरा का पूरा खत्म होने में। मतलब 5 क्लासेस तो लेगा ही लेगा, ज्यादा या मिनिमम आप जो भी सोच लीजिए। एंड क्योंकि ये टॉपिक है इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड जो इसका स्ट्रक्चर है लाइक कि प्रेसिडेंट किसे चुना जाता है, एक शॉर्ट इंट्रो उसके बारे में, ओथ एंड अफर्मेशंस, उसका इम्पीचमेंट प्रोसीजर, एंड जब आप ये देखते हैं कि उसकी क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस है तो उसकी इतनी सारी सब हेडिंग्स बन जाती है। तो मैंने ये चाहती कि कोई भी काम जल्दबाजी का हो कि हम उसमें कोई भी एक चीज को छोड़े, हम छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर यू ऑलवेज नो ना कि जो मेरी क्लासेस है उसकी ड्यूरेशन में शॉर्ट ही रखती हूँ जिससे ना आप बोर हो ना मैं बोर हूँ। तो इसलिए हमें वाला टॉपिक खत्म करने के लिए कम से कम 5 क्लासेस तो चाहिए ही चाहिए होगी। तो जो आज हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक है उसकी सबसे पहली क्लास है। आपको सबको पता है कि जो मेरा चैनल है उस पर जो मैं भी क्लासेस दे रही हूँ, जो हमारी सबसे पहली क्लास रहती है वो हमारी एक इंट्रोडक्टरी सिंपल क्लास रहती है जिसमें हम सिंपल चीजें डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी हम अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे, ऊपर से मोटी मोटी चीजें डिस्कस करेंगे। जो हम डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे वो हम अपनी सेकेंड क्लास से शुरू करेंगे जो इस टॉपिक पर हम बनाएंगे। तो जैसे हमने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग पार्ट्स एंड आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। हमने देखा कि जो पार्ट 1 है वो यूनियन की बात करता है एंड मोर ओवर एंड सो ऑन, कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में मेंशन्ड है एंड जो डीपीएसपी है वो पार्ट 4 में मेंशन्ड है। तो जब हम प्रेसिडेंट को टॉपिक शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा ये पार्ट 5 में मेंशन्ड है, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। एंड ना ही सिर्फ प्रेसिडेंट का टॉपिक बल्कि जो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड जो हमारे आर्टिकल्स 52 to 78 है वो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव विद प्रेसिडेंट एज इट्स हेड। तो जो हमारा पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारा यही डिस्कस करता है, हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करता है, जिसमें जो प्रेसिडेंट है उसको उसका हेड या फिर मुखिया की नजर से देखा जाता है। तो हम सबको पता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के वो एक नॉमिनल हेड है पूरी कंट्री के। एंड साथ के साथ ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आप ये देखते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट इज द मार्क ऑफ इंडिया सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हम सबको पता है कि हाँ हम एक आजाद कंट्री है, हमारे पास अपना एक हेड है एंड हमें किसी भी कंट्री के सबऑर्डिनेट होने की जरूरत नहीं है। तो इट सिंबलाइजेस sovereignty, unity, integrity of the country। ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हम जिसे भी सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये अब हमारा इंडिया का नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा तो उसका एक इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। नाउ वी मूव ऑन टू दैट टॉपिक। व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्शन प्रोसीजर,
तो ओवीसी कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है, indirectly elected by an electoral college। एंड ये जो इलेक्टोरल कोलाज होता है इसमें कौन कौन होता है? इंक्लूड्स इलेक्टेड members of both the houses of parliament, जो आपकी राज्यसभा एंड लोकसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर्स को ये इंटेल करता है, एंड जो भी आपके स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर्स है उनको भी ये इंक्लूड करता है, एंड जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी की? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। तो जो इन सभी जगहों के, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कोलाज बनता है, ये सब उसके मेंबर्स होते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मेथड क्या होता है। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो मेथड होता है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आई एम राइटिंग इट हियर, इट इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV, बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलरली इसे यूज करा जाता है। जब मैंने ये वाली टर्म पहली बार सुनी थी तो जैसे जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट करते हैं तो ये 11th क्लास में सबसे पहली बार ही बताई जाती है, तो तब से हमें ये सारी चीजें पता चलनी शुरू हो जाती है। तो जो हमारे जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन प्रोसीजर के लिए हम क्या मेथड फॉलो करते हैं? मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक सीक्रेट बैलेट रखा जाता है, एक सीक्रेट बैलेट रखा जाता है जिसमें जो ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स है ये मतलब एक अपनी ओपिनियन देते हैं, कैंडिडेट का नाम देते हैं कि हम इस वाले कैंडिडेट को चूज करते हैं एज आवर नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और ये सीक्रेट बैलेट का सिस्टम क्यों रखा गया है? जिससे किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिपेंसी ना अराइज हो, मतलब कोई ऊटपटांग चीज ना हो पाए, सब कुछ एक स्मूथ ऑर्डर में ही चलता रहे। उसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इस पूरे इलेक्शन प्रोसीजर के लिए। एंड जो भी ये सारे मेंबर्स हैं ये किस हिसाब से, किस प्रपोर्शन में ये खुद वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जिससे कि जो स्टेट है एंड जो यूनियन है उनके बीच में कोई क्लैशेस ना अराइज हो पाए, एंड जो अलग अलग जो स्टेट्स भी है उनके बीच में भी एक बैलेंस मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि किसी स्टेट को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल गई, किसी को कम मिल गई। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इसके लिए भी एक पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है जिससे किसी भी तरीके की कोई क्लैशेस या फिर डिस्क्रिपेंसी अराइज ना हो। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे हमने बोला कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है। तो जो ये वाला टॉपिक है इनडायरेक्ट इलेक्शन का हमारे प्रेसिडेंट का, ये इन इटसेल्फ एक कॉन्टेस्टेड टॉपिक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप बोलते हो कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है एंड यहाँ पर आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट यूज करते हो कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो 18 साल के हैं या उससे ऊपर की उम्र के हैं उनको वोटिंग राइट है, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का राइट है। तो फिर ये सेम चीज आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्यों नहीं अपना रहे हो? तो इसके लिए जो डिफेंस आया है कि हाँ हम ये चीज इसलिए नहीं अपना रहे हैं वो ये है कि जो इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है, एंड अगर हम 1-on-1 बेसिस पर ये वाले इलेक्शन कंडक्ट करें तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस बन जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसीजर बन जाएगा, एंड इट विल बी रिक्वायरिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम एज वेल। तो इसलिए हम इस चीज को थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो हमने बोला कि जो ये इलेक्टोरल कोलाज है, जो इसके जो मेंबर्स है
वो हमारे प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो इलेक्टोरल कोलाज में सारे मेंबर्स है, इनको भी तो जो कॉमन पीपल है उन्होंने ही तो चुनकर भेजा है ना एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनकी जो चॉइस है वो ही आगे एक और चॉइस को चूज कर रही है। तो हमने ऐसा नहीं करा है कि हमने जो नॉर्मल सिटीजन्स है उनको बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये था आपका कॉन्टेस्टेड टॉपिक ऑफ इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमने बोला कि जो इलेक्टोरल कोलाज है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स है सिर्फ वो ही होते हैं। यू कैन नॉट यूज द वर्ड नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मेंबर्स का मतलब ही अलग हो जाता है। तो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही इंक्लूड होते हैं। किसमें? हमारे इलेक्टोरल कोलाज में, जो कि हमारे प्रेसिडेंट को चूज करता है। अभी हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की ही बात कर रहे थे। तो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसको एक फिक्स्ड कोटा पास करना पड़ता है, जिसके लिए वो चूज करा जाए कि वो अगला प्रेसिडेंट अब बन सकता है। तो हमने बात करी थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की। तो आप इन चीजों से मतलब तो समझ ही रहे होंगे ना कि कुछ कुछ कैलकुलेशंस तो करी जाती होगी जिससे इन सब चीजों को डिटरमाइन करा जाता होगा। तो जो अभी हम डिस्कस करेंगे ये 3 फॉर्मूलेज, इन 3 फॉर्मूलेज को यूज करा जाता है जिससे हमारे प्रेसिडेंट को चुनने में मदद मिलती है। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा वो है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए। हमने बोला था ना कि जो इलेक्टोरल कोलाज होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, पार्लियामेंट के। तो हम ये देखते हैं कि जो एमएलए है उनका जो वोट है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो उसका क्या आपका मेथड होता है, क्या फॉर्मूला होता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट उसके अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आपकी वैल्यू निकाली जाती है वोट ऑफ एन एमएलए। जो आपका सेकंड फॉर्मूला है उससे किस चीज की वैल्यू निकाली जाती है? वोट ऑफ एमपी की। उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात, एमएलए की बात करी थी तो हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर ली। एमपी की बात करें तो हमने पार्लियामेंट की बात कर ली, बट यहाँ पर कोई 1/1000 का चक्कर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्टोरल कोटा है उसको कैसे डिटरमाइन करा जाता है। तो उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1, एंड जो भी पूरी वैल्यू निकल के आती है उसमें +1 कर दिया जाता है। तो व्हेन यू रीड अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो 3 फॉर्मूलाज है ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए एंड अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये तो इम्पोर्टेंट है ही है याद रखने एंड अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करने के लिए। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि ऐसी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक इंसान में कि वो अपने आप को एज अ कैंडिडेट उस रेस में रख पाए। नाउ वी मूव ऑन टू द टॉपिक डिस्कसिंग दैट व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो तो यही है कि दैट पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें भी ये वाला क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने सिटीजन ऑफ इंडिया की तो बात कर दी, तो जैसे हम यूएस का जो एग्जाम्पल देखते हैं हम उसमें देखते हैं कि वही पर्सन सिर्फ कॉन्टेस्ट कर सकता है जो कि वहां पर पैदा भी हुआ हो। वही इंसान सिर्फ उस इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट कर सकता है, दैट इज और हु इज सिटीजन बाय बर्थ। बट यहाँ पर अगर कोई नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी है तो वो भी अपना कैंडिडेचर दे सकता है। यहाँ पर बर्थ का क्राइटेरिया तो चलता ही चलता है, प्लस नेचुरलाइज्ड सिटीजन का क्राइटेरिया भी चलता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई एज बार है, तो हाँ बिल्कुल है। तो एज बार क्या होती है कि वो मिनिमम 35 इयर्स का तो होना ही होना चाहिए। तीसरा हम ये देखते हैं कि उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन इन द सेंस कि ऐसे क्राइटेरियाज को उसे मीट करता होना चाहिए
जिससे वो लोकसभा का मेंबर भी चुना जा सके। ये मैं कीवर्ड्स ही लिख रही हूँ, बाकी आपको अपने नोट्स में जैसे हिसाब से भी सेंटेंस फॉर्म करना है तो आप वो कर सकते हैं। चौथा आप ये देखते हैं कि दैट पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर हम ये देखते हैं कि जो ये वाली कंडीशन है ये उन लोगों पर एक्सेप्शन है, मतलब उन लोगों पर अप्लाई नहीं होती, किन लोगों पर, जो पहले से ही प्रेसिडेंट है एंड वो दूसरी बारी अपना कैंडिडेचर दे रहा है, या फिर कोई आपका गवर्नर है स्टेट का, या फिर कोई आपका मेंबर है पार्लियामेंट का, या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो इन सब लोगों पर ये वाली जो कंडीशन है ये अप्लाई नहीं होती है। एंड जो पांचवी क्वालिफिकेशन ये कहता है वो ये कहता है कि दैट पर्सन शुड बी सपोर्टेड by at least 50 as proposers and 50 as seconders। और जो वाली जो हमारी एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो था कि दैट पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर GOI, तो उसमें मैंने क्या बोला था, मैं एक बार फिर से कह देती हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है। तो उसमें जो जो लोग थे वो ये थे कि जो पहले से ही अभी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है वो, किसी भी गवर्नर का स्टेट, या फिर आपके यूनियन या फिर स्टेट का कोई भी मिनिस्टर, अगर ये लोग अपना कैंडिडेचर दे रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए तो इन पर ये वाली चीज अप्लाई नहीं होती है। किस पर अप्लाई होती है? जो कि कोई नया कैंडिडेट होता है, न्यू कैंडिडेट होता है, ये चीज उस पर अप्लाई होती है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास 43 समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। हमने बहुत ही आराम से इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करा है, किसी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जल्दी का काम तो शैतान का ही होता है। हमें चीजों को समझना है, हमें याद रखना है और हमें सब कुछ अच्छे से करना है जो हमारे को आगे तक भी हेल्प करे। तो जो अब हमारी सब्सिक्वेंट क्लासेस जो रहने वाली है, जो हमारी कॉन्सिक्वेंट क्लासेस रहने वाली है, उसमें हम इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट रेलिवेंट लग रहा हो, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी वीडियोस को भी देखिए, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हैं। एंड वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो उसमें हेल्पफुल है ही है। एंड आप प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।